धर्म और राजनीति का जो प्रश्न है वो आज का और विशेष रूप से आज के भारत का एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। विडंबना ये है कि आधुनिक काल में धर्म और राजनीति की पृथकता की धारणा को बड़े सहज रूप में माना जाता है। यानी सेक्युलरिज्म आजकल का एक ऐसा विचार है जो कि सर्वव्यापी विचार है, जिसको एक सहज विचार माना जाता है कि किसी भी राज्य की संरचना अगर सम्यक रूप में हो सकती है तो उसका स्वरूप सेक्युलर होना ही चाहिए। लेकिन जितनी भी प्राचीन सभ्यताएं हुई, उन सभी सभ्यताओं में धर्म और राजनीति की अभिन्नता एक सहज चीज मानी गई है। वो भारत में ही नहीं, यूनान में भी, चीन में भी, ईसाइयत में भी, इस्लाम में भी, इन सभी सभ्यताओं ने धर्म और राजनीति के अभिन्न संबंध को सहज माना और उनके लिए धर्म और राजनीति के संबंध का विच्छेद एक अकल्पनीय स्थिति थी। तो केवल आधुनिक सभ्यता की विशेषता है, केवल ये आधुनिक सभ्यता जो है ये एक सेक्युलर सिविलाइजेशन है। इसमें सेक्युलरिज्म को एक मूलभूत आधार माना जाता है समाज रचना का, राज्य की संरचना का। एक विडंबना तो ये है जो कि भ्रमित करती है। यूनान में जो सॉफिस्ट चिंतक थे वे भी इसी प्रकार की कुछ मान्यताओं के प्रतिपादक थे, जिसको कि आजकल हम लोग सेक्युलरिज्म कहते हैं। भारत का जो लोकायत दर्शन था वो भी इसी प्रकार का था। तो कुछ छिटपुट दृष्टांत तो प्राचीन सभ्यताओं में मिलते हैं, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि कोई विचार कोई नितांत नया होता है या केवल किसी एक युग में होता है। तो ये विचार लेकिन हमेशा हाशिए पर रहा। एक बहुत ही मार्जिनलाइज्ड आइडिया था जो कभी समाज की मूल संरचना के केंद्र में नहीं आ पाया। लेकिन आजकल वो एक केंद्रीय विचार माना जाता है, एक सेंट्रल आइडिया माना जाता है किसी भी पॉलिटी का, किसी भी सोसाइटी का। और दुर्भाग्य ये है कि ये विचार जो हमारे देश में खासतौर से भारत में आया, वो भारत में पश्चिम से आया। और इसको तो आर्नल्ड टॉयनबी ने भी बहुत अच्छे, जो कि बहुत बड़े इतिहासकार थे, उन्होंने इसको बहुत स्पष्ट तरीके से कहा भी है कि पश्चिम के पास देने के लिए और पूर्वी सभ्यताओं के पास ग्रहण करने के लिए सिवाय सेक्युलरिज्म के से बड़ा और कोई विचार नहीं था। उनके शब्द में उद्धृत करता हूं, There was no attempt either to impart or to receive any more of Western civilization than its secular side। कि जो सेक्युलर साइड है वेस्टर्न सिविलाइजेशन की, यही उनके पास देने के लिए था और यही हमने ग्रहण भी किया सबसे मूल्यवान ख्याति समझकर। और ये बात एक बहुत बड़े इतिहासकार ने कही, आर्नल्ड टॉयनबी ने। तो इस तरह से साम्राज्यवाद के सहारे उदारवादी जीवन दृष्टि आई भारत में। और उदारवाद कहिए, सेक्युलरवाद कहिए, बुद्धिवाद कहिए, ये सभी समानार्थी शब्द हैं, इनमें कोई भेद नहीं। जिसको एक बड़ा अच्छा मुलम्मा चढ़ाकर शुरुआत में इसको ह्यूमैनिज्म कहा गया, मानववाद कहा गया। 17वीं 18वीं शताब्दी में वो इस दृष्टिकोण को, इस सेक्युलर व्यू पॉइंट को, इस लिबरल व्यू पॉइंट को ह्यूमैनिज्म कहते थे, मानववाद कहते थे, कि जिसके केंद्र में मनुष्य है। और सेक्युलर शब्द का मोटे तौर से अर्थ होता है कि जिसमें केवल टेम्पोरल व्यू पॉइंट, इहलोकवाद जिसको हम लोग कह सकते हैं, इसका सबसे सही अनुवाद तो इहलोकवाद है। टेम्पोरल, केवल संसार और संसार इस भौतिक जगत को ही एकमात्र जगत मानना और भौतिक सुखों को ही, भौतिक सुख सुविधाओं को ही जीवन का एकमात्र लक्ष्य मानना, ये सेक्युलरिज्म होता है।
भारत में एक दूसरे अर्थ में चल निकला, वो एक गलत बात है। तो इसलिए जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन है, इसलिए सेक्युलरिज्म शब्द बाद में जोड़ा गया, घटाएगा, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट नहीं है। जिस दिन आपने एक लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया, उसी दिन आपने सेक्युलर पॉलिटी को भी अडॉप्ट कर लिया, क्योंकि लिबरलिज्म और सेक्युलरिज्म समानार्थी शब्द है। जो लिबरल आइडियोलॉजी है उसका एक जो कार्डिनल प्रिंसिपल है वो सेक्युलरिज्म है। और सेक्युलरिज्म जिसको कि होलियर्क, जो कि इसके बड़े 19वीं शताब्दी में जो उसके बड़े प्रामाणिक प्रतिपादक हुए, या चार्ल्स बेटला, उन्होंने सीधे सीधे कह दिया कि सेक्युलरिज्म के मतलब एथियज्म, अनीश्वरवाद, सीधे सीधे उन्होंने कहा। यानी इस जगत से परे कोई जगत नहीं, यही जगत और इसी के सुख, ये मनुष्य के जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, और उसी के लिए सारा उपक्रम, सारा उद्यम, सारा पुरुषार्थ होना चाहिए। तो ये जो इहलोकवादी दृष्टिकोण है, ये भारत में पश्चिम से आया। जो तमाम देनें पश्चिम की हैं, उसमें से एक देन ये भी है, दुर्भाग्य से। तो एक तो बात ये है जो कि हमें जानना चाहिए, और इसी सेक्युलर स्टेट को बाद में वेलफेयर स्टेट भी कहा गया। इसलिए वेलफेयर स्टेट और सेक्युलर स्टेट भी समानार्थी शब्द है, क्योंकि वेलफेयर का क्या मतलब है कि जो भी भौतिक सुख सुविधाएं हैं उनकी वृद्धि करना राज्य का कर्तव्य होता है, राज्य का ही उद्देश्य होना चाहिए। जो भी भौतिक, जितनी भी मटेरियल कंफर्ट्स हैं, जितने भी मटेरियल गुड्स हैं, जितनी भी वर्ल्डली प्लेजर्स हैं, इनका मैक्सिमाइजेशन, यही तो वेलफेयर स्टेट है। वेलफेयर स्टेट की जो धारणा है वो भी यही बात कहती है। यानी वो वेलफेयर का बहुत ही संकीर्ण दृष्टि, केवल दिस वर्ल्डली इंटरप्रिटेशन ऑफ वेलफेयर, कि वेलफेयर को वो लोग केवल भौतिक दृष्टि से देखते हैं, परिभाषित करते हैं। शिक्षा का उद्देश्य भी भौतिक है, नौकरी प्राप्त करना। इस व्यवस्था के अंतर्गत शिक्षा भी इसेंशियली मटेरियल एम्स के लिए है। हम लोग कहते हैं कि रोजगार परक शिक्षा। तो ये सब जो उलटफेर हुआ, ये उलटफेर, अनेक शब्द इसके लिए अनेक प्रकार के समय समय पर इस्तेमाल किए गए, लेकिन उन सभी शब्दों का निष्कर्ष एक ही होता है। चाहे आप उसको सेक्युलरिज्म कहिए, चाहे आप उसको लिबरलिज्म कहिए, चाहे उसको आप वेलफेयर स्टेट कहिए, चाहे आप उसको रेशनलिज्म कहिए। रेशनलिज्म इसलिए क्योंकि रेशनलिज्म भी लिबरल आइडियोलॉजी का एक कार्डिनल प्रिंसिपल है, जिसका कि मतलब बस मनुष्य की बुद्धि, मनुष्य की बुद्धि से परे, जिसको कि हमारे यहाँ प्रज्ञा कहा गया, उसके लिए यहाँ पर कोई स्थान नहीं है। केवल मनुष्य की जो अपनी बुद्धि है वो पर्याप्त है संसार को समझने के लिए और संसार में जीवन व्यतीत करने के लिए। इसलिए रेशनलिज्म भी इसेंशियली वहीं पर जाकर रुक जाता है। तो ये जो दृष्टिकोण आया भारत में पश्चिम से, इसने हमारी जो मूलभूत मान्यता है, जीवन, संपूर्ण जीवन दृष्टि की, धर्म के नियंत्रण में तो संपूर्ण जीवन है। सारे ब्रह्मांड का संचालन रित से होता है, और रित क्या है? कॉस्मिक लॉ है, एक डिवाइन लॉ है, एक ऑर्डर है, जिस ऑर्डर को ऑर्डेन करने वाला, जिसका कर्ता, जिसका नियंता कोई परम शक्ति है, कोई पराशक्ति है, और उसी रित का स्वरूप मनुष्य और मनुष्य के समाज के रूप में, धर्म के रूप में प्रकट होता है। और धर्म क्या है? आजकल धर्म की बड़ी बड़ी व्याख्याएं होती हैं। धर्म जो है वो वेद और जो श्रुति, स्मृति, पुराणोक्त कर्मों का प्रतिपादन करना धर्म है। ये धर्म की परिभाषा है हमारे यहाँ, कि जो जो स्मृति सम्मत है, जो श्रुति सम्मत है, जो पुराण सम्मत है, वही कृत्य, वही कार्य, वही दृष्टि धर्म की दृष्टि है, वही धर्म है। और ये जीवन के सभी क्षेत्रों पर व्याप्त होता है। इसलिए
धर्म के लिए कोई अलग से कोई सेमिनार करके या कोई सुप्रीम कोर्ट उसके अर्थ को तय नहीं कर सकता, जहां तक भारत का प्रश्न है। हमारे यहाँ धर्म को वेदादि शास्त्रों ने तय कर दिया है। रेवलेशन हमारे यहाँ मूल आधार है भारतीय जीवन दृष्टि का। बाकी सब चीजें वैसे तो विधि के या धर्म के 4 स्रोत माने गए हैं, उसमें से एक अंतःकरण भी है, लेकिन वो अंतःकरण सबसे अंत में आता है। तो श्रुति स्मृति सदाचार अंतःकरण, तो ठीक है, कभी कभी विशिष्ट परिस्थिति में अंतःकरण भी स्रोत बन सकता है, लेकिन अभी अंतःकरण वो इमैनुअल कैंट वाला अंतःकरण नहीं है कि हर व्यक्ति धर्म का स्रोत स्वयं बन जाएगा। हर व्यक्ति जो है वो धर्म अधर्म की व्याख्या करने लग जाएगा, या हर समूह व्याख्या करने लग जाएगा, या कोई संवैधानिक संस्था व्याख्या करने लग जाएगी, या कोई संवैधानिक पदाधिकारी व्याख्या करने लग जाएगा। हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा संविधान है वो वेद है। भारतीय दृष्टि में वेद हमारा संविधान है। तो एक तो ये चीज ध्यान में रखना चाहिए कि धर्म तत्व जो है वो बड़ा गोही है, इसीलिए महाभारतकार कहता ही है कि धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम, कि धर्म का तत्व बड़ा गोही होता है, इसलिए उसकी व्याख्या करने का अधिकार भी सर्व सुलभ नहीं होता है। जो धर्म तत्व में गूढ़ दृष्टि रखते हैं वही धर्म की व्याख्या कर सकते हैं, चाहे वो योगा इवन काल सापेक्ष भी जब हो जाता है धर्म, तब भी आपको ऐसे मनीषियों की आवश्यकता पड़ती है कि जो तय करें कि भाई इस दौर में हमारा धर्म क्या है। धर्म कोई सेल्फ डिटर्मिनेशन नहीं है। तो एक तो ये है। इसलिए दूसरी चीज यह है कि राज्य और राजनीति और धर्म का, जैसे कि धर्म के साथ तो जीवन के सभी पक्षों का अभिन्न संबंध है, धर्म तो एक ओवरआर्चिंग प्रिंसिपल है। उस ओवरआर्चिंग प्रिंसिपल के अंदर सारे लौकिक विषय, सारे लौकिक विद्याएं, सारा लौकिक आचार विचार आता है। राजनीति ही नहीं आती है, संपूर्ण जीवन उसकी परिधि में आता है। और राजनीति विशेष रूप से इसलिए आती है क्योंकि राजनीति का समाज के ऊपर गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए राजनीति को धर्म के नियंत्रण में होना चाहिए, ये स्वाभाविक स्थिति है। क्यों? क्योंकि राज्य के पास हर प्रकार की शक्ति होती है, उसके पास धन बल भी है, उसके पास सैन्य बल भी है, उसके पास संख्या बल भी है, उसके पास सभी प्रकार के बल हैं। और अगर राज्य की संस्था के पास सभी प्रकार के बल हैं तो उसके उन्मत्त होने की, उसके मदान्ध होने की, उसके अहंकारग्रस्त होने की संभावना भी उतनी ही ज्यादा है। तो फिर कौन उसको कंट्रोल करेगा, कौन नियंत्रित करेगा? कोई नियंत्रण करने वाला भी होना चाहिए ना। राजमद का नियंत्रण कौन करेगा? स्वयं तो वो कर नहीं सकता, क्योंकि जहां पर शक्तियों, विभिन्न प्रकार की शक्तियां केंद्रित हैं, राजसत्ता जो होती है वो विभिन्न प्रकार की शक्तियों का केंद्र होता है। तो पावर करप्ट्स, ये एक सामान्य सिद्धांत है। तो राज्य को लिमिट करने वाला, कंट्रोल करने वाला, गाइड करने वाला जो फैक्टर होगा वो राज्य से परे होगा, राज्य से सुपीरियर होगा। यानी वो कोई ट्रांसेंडेंट फोर्स होगी, वो कोई ट्रांसेंडेंट पावर होगी जो कि राज्य जब उसके नियंत्रण में चलेगा तब सही मार्ग पर चलेगा, तब शक्ति का सदुपयोग होगा, तब शक्ति के दुरुपयोग होने की न्यूनतम संभावनाएं होंगी। इसलिए धर्म को, राजनीति को नियंत्रित करना ही चाहिए। ये नेचुरल रिलेशन है। स्वर्ग से लेकर पृथ्वी लोक तक ये सिद्धांत भारतीय राजशास्त्र में माना गया। स्वर्ग में जो बृहस्पति हैं, जो कि स्पिरिचुअल प्रिंसिपल हैं, वो इंद्र को यानी किंगली पावर को कंट्रोल करता है। और वही चीज पृथ्वी पर भी रिपीट होनी चाहिए।
हमारे यहाँ जो व्यष्टि में है वो समष्टि में है, जो समष्टि में है वही व्यष्टि में है। कोई सब सारी सृष्टि के सिद्धांत तो एक ही हैं। तो वो जो धरती पर जो पुरोहित है, जो राजा का गुरु है, जो धर्म सत्ता है, वो राज सत्ता की नियंत्रक और नियामक होनी चाहिए। और भारत में आप जानते हैं कि भारत का जो शासन विधान रहा है वो इसी आधार पर चलता रहा। वो तो कभी भी धर्म निरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष ये सब जो आजकल जगलरी की जाती है, इस जगलरी की कोई गुंजाइश ही नहीं है। भारत का जो शासन विधान था वो तो धर्म सत्ता उसमें सबसे ऊपर, उसके नीचे राज सत्ता। हर राजा का एक गुरु होता था, पुरोहित होता था। प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक, जहां जब तक कि भारत के राज्य भारतीय शासन विधान से चलते रहे, भारतीय संविधान अब नहीं कह रहे हैं, भारतीय शासन विधान से जब तक भारत के राज्य चलते रहे तब तक भारत के राज्यों में ये दो केंद्र रहे, ब्राह्म शक्ति और छात्र शक्ति। ये राजनीति का मूल सिद्धांत है। और छात्र शक्ति को ब्राह्म शक्ति के नियंत्रण में होना चाहिए। क्षत्र से क्षत्रम, धर्म को परम क्षत्रिय कहा गया। क्यों? क्योंकि वो राजा को भी शासित करता है, प्रजा को भी शासित करता है। तो ये जो सिद्धांत है। और दूसरी चीज ये है कि हमारे यहाँ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट इंपॉर्टेंट है। शासन की का प्रकार महत्वपूर्ण नहीं है। हालांकि शासन के प्रकारों पर भी बड़ा विस्तार से हमारे यहाँ चर्चा की गई है। फॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट बहुत बड़े विस्तार से, अनेक दृष्टियों से फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट के प्रश्न पर चर्चा हुई है। लेकिन अंततः राज का तत्व क्या है, संचालक तत्व क्या है, एनिमेटिंग प्रिंसिपल क्या है, ये महत्वपूर्ण है। और एक बहुत बड़े महाराष्ट्र के राजशास्त्री हुए सातवलेकर जी, उन्होंने इस महत्वपूर्ण तथ्य को बड़े श्रेष्ठ तरीके से रेखांकित भी किया कि क्या भारत का जो शासन विधान है, जो आर्य विधान, हमारे आर्य विधान कहा गया कि आर्य का शासन विधान कैसा होता है। तो जो आर्यों का शासन विधान है उसमें शासन का प्रकार महत्वपूर्ण नहीं है। हालांकि शासन के 3 प्रकार हमारे यहाँ मुख्य रूप से बताए गए एक दृष्टि से। यानी एक जो शासन होगा वो जिसको कहते हैं कि प्रतिनिधियों के माध्यम से, कि प्रतिनिधि चुने जाएंगे, वे शासन करें। और फिर जो कभी कभी वंश परंपरा के आधार पर भी शासन होगा, जैसे कि राजतंत्र में होता है। तो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो ठीक है, बदलती रहती है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। जो आजकल का झगड़ा है कि नहीं डेमोक्रेसी होनी चाहिए, मोनार्की अच्छी चीज नहीं है, ये फॉर्म को एम्फेसाइज करना, शरीर के ऊपर बल देना, ये भौतिकवादी सभ्यता में स्वाभाविक होगा कि पूरा एम्फेसिस शरीर पर है, आत्मा पर नहीं। आत्मा से कोई लेना देना नहीं, बस शरीर को की चिंता है कि डेमोक्रेसी है कि नहीं है, मोनार्की कैसे आ गई, एरिस्टोक्रेसी कैसे आ गई, ये तो बुरे शासन के प्रकार हैं। हमारे यहाँ इस संकुचित दृष्टि से चीजों पर विचार नहीं किया गया। हमारे यहाँ हमेशा पहले आत्म तत्व को देखा गया, और शरीर जो है वो तो आप सुविधा अनुसार जैसा चाहे रच लीजिए। फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट में पूरा डिस्क्रिप्शन है, लेकिन जो आत्म तत्व, शासन का जो आत्म तत्व है उसके ऊपर कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है। अगर वो ठीक है तो चाहे डेमोक्रेसी हो चाहे मोनार्की हो, सब ठीक से चलता रहेगा। और अगर वो गायब है तो डेमोक्रेसी आप देख रहे हैं हमारे देश की किस प्रकार की है। आज से नहीं देख रहे, 70 साल से देख रहे हैं। उसमें रोज नए नए उसके, जैसे कि कहा गया कि वारांगना जैसे तमाम नए नए रूपों में प्रकट होती रहती है, वैसे रोज नए नए रूप दिखाई पड़ते हैं। तो इसलिए सातवलेकर जी ने कहा कि हमारे यहाँ
राज्य का जो तत्व है वो अधिक महत्वपूर्ण है। प्रिंसिपल, एनिमेटिंग प्रिंसिपल क्या है पॉलिटी का, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। और वो कहते हैं कि राज्य के तत्व में, राज्य के अंदर पांच दृष्टियों का हो सकता है तत्व के आधार पर। राज्य के 5 तत्व होते हैं। राज्य देव तत्व पर आधारित है कि नहीं, शासन प्रणाली में देव तत्व की प्रबलता है कि नहीं है, राजा और प्रजा दैवी संपद युक्त है कि नहीं है। राम राज्य का ये लक्षण है, इसको राम राज्य कहते हैं, जहां राजा भी दैवी संपद युक्त है और प्रजा भी दैवी संपद युक्त है। जितना हम लोग राम राज्य को आसान समझते हैं ना, उतना राम राज्य आसान है नहीं। राजा और प्रजा जब दोनों दैवी संपद युक्त होते हैं तब राम राज्य की स्थापना होती है। फिर आसुर तत्व हो सकता है, राक्षस तत्व हो सकता है, पैशाच तत्व हो सकता है, पाशक तत्व हो सकता है। ये 5 तत्व होते हैं। ये राज्य के स्वरूप का निर्धारण करते हैं कि राज्य कैसा होगा, धर्माधिष्ठित होगा या धर्म की ओर प्रवृत्त होगा। इसलिए शासन प्रणाली के स्वरूप से, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे यहाँ स्पिरिट, एनिमेटिंग स्पिरिट इंपॉर्टेंट मानी गई। और वहां पर धर्म की प्रतिष्ठा होना चाहिए। राज्य अगर धर्म में प्रतिष्ठित है तो उसकी फॉर्म कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे आजकल के विद्वान बड़ा माथापच्ची करते हैं कि रिपब्लिक था कि नहीं था प्राचीन भारत में, मोनार्की था कि नहीं था, बड़ा परेशान है सवाल को लेकर। इससे क्या फर्क पड़ता कि क्या था और क्या नहीं था। हमारे ये सब चीजें सेकेंडरी मानी गई कि रिपब्लिक है कि मोनार्की है। हमारे यहाँ ये चीज है कि चाहे वो रिपब्लिक है चाहे वो मोनार्की है, वो धर्म तत्व पर प्रतिष्ठित है कि नहीं है, वो दैवी संपद युक्त लोगों का राज्य है कि नहीं है, कि आसुरी संपद युक्त लोगों का, पैशाचिक संपत्ति युक्त लोगों का राज्य है। ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। और इसलिए आप जानते हैं कि 5 प्रकार के भद्र और 5 प्रकार के भ्रष्ट राज्य हमारे यहाँ बताए गए। जो धर्म तत्व के निकट हैं वे भद्र राज्य कहे गए हैं, श्रेष्ठ राज्य कहे गए हैं। और जो धर्म तत्व से दूर होते चले जा रहे हैं और जो बहुत दूर हो गए, अंततः उसके आधार पर 5 भ्रष्ट प्रकार के राज्य बताए गए। और हम सब लोग जानते हैं, वो सुपरिचित बात है भारतीय राज्य शासन विधान की, कि 5 जो भद्र शासन है वो ब्राह्म, आश, प्रजापत्य, दैव और मानव, ये 5 भद्र राज्य हैं, जहां धर्म तत्व केंद्रीय तत्व होता है। थोड़ा सा उसमें विकार आता है, इसीलिए 5, वो एक हायरार्की है। सबसे जो राम राज्य है वो ब्राह्म राज्य है, जिसमें धर्म तत्व अत्यंत प्रबल है, यानी चारों पादों में विद्यमान है। धर्म के 4 पाद कहे गए हैं, चारों पादों में धर्म तत्व विद्यमान है, वो राम राज्य है। और जैसे जैसे उसमें क्षरण होता है तो ये क्लासिफिकेशन कहता है कि नहीं, क्षरण तो होगा लेकिन फिर भी धर्म के निकट है। लेकिन जो भ्रष्ट राज्य होते हैं वे धर्म तत्व से बहुत दूर चले जाते हैं धीरे धीरे। और इसलिए उनके 5 प्रकार बताए गए, आसुर, याक्ष, राक्षस, पैशाच और दानव। ये 10 राज्यों का क्लासिफिकेशन है। ये 10 प्रकार के राज्य हैं। तो और इस आधार पर तो एक तो ये पक्ष है। दूसरी चीज यह है कि हमारे यहाँ स्वराज्य किसको कहा गया, उसमें भी आप देखिए कि कैसे धर्म की प्रबलता को महत्व दिया गया। साथ वलेकर जी ने अपनी व्याख्या में लिखा है कि 2 शब्दों का प्रयोग है, स्वर भेद से विधान भेद हो जाता है, स्वर भेद से अनुशासन भेद हो जाता है। एक शब्द है स्वराज्य और एक शब्द है स्वराज्य। इस स्वराज्य शब्द से हम परिचित हैं। स्वराज्य का मतलब है कि अपना राज्य, जैसे भारत में भारतवासियों का शासन है। तो ये जो
ये महत्वपूर्ण वहां पर है, लेकिन उतना नहीं। स्व में जहां पर राजा और राष्ट्र पुरुष स्व में स्थित हो, यानी उनके अंदर सात्विक तत्व अत्यंत प्रबल हो, वे पवित्र हो, निर्मल हो, उसको हमारे यहां स्वराज्य कहा गया है। और राम राज्य इसी प्रकार का राज्य है कि जहां पर राजा जो है वो आत्मनिष्ठ है, सब पर राम तपस्वी राजा, जिसको तुलसीदास जी ने बड़े सरल तरीके से कह दिया कि राजा के अंदर तपस्वी का भाव है। राजा जो है वो आत्मशुद्धि पर बहुत ध्यान देता है। सबसे पहले वो अपने को शुद्ध करने में, जो दूसरे लोग हैं वे चरित्र को, आत्मशुद्धता को, पवित्रता को बहुत महत्व देते हैं, क्योंकि जो राजा हमारे यहाँ कहा गया, अपने ऊपर जिसका नियंत्रण नहीं, वो प्रजा को क्या नियंत्रित करेगा। इसलिए हम लोग जानते हैं कि जितेंद्रियता राजा का परम गुण मानी गई है। तो राजा से मतलब केवल राजा नहीं है, जो लोग, जिनको भी राज्य का संचालन करना है, जिसके के लिए शब्द है राष्ट्र पुरुष, उन सभी राष्ट्र पुरुषों को आत्मनिष्ठ अगर वे हैं, पवित्र हैं, शुद्ध हैं, उन्होंने अपना परिमार्जन कर लिया है, अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, वे ही सम्यक अर्थ में शासन करने के योग्य हैं। और उनके उसी को मॉरल अथॉरिटी कहते हैं। आजकल मॉरल अथॉरिटी की बहुत बात होती है। 100 बिल्ली खा के चूहे जो है, 100 चूहे खा के बिल्ली आजकल हज करने जाती है। मॉरल अथॉरिटी कहाँ से आती है? ऐसे राज्य में आती है। ये है राज्य की मॉरल अथॉरिटी, जहाँ पर ज़्यादा डंडा नहीं फटकारना पड़ता, जहाँ पर किसी को धमकाना नहीं पड़ता है। राजा के चरित्र के तेज से, शासकों के चरित्र के तेज से प्रजा स्वतः अनुशासित हो जाती है। कभी कभार जरूरत पड़ती है दंड शक्ति का प्रयोग करने की। दंड शक्ति व्यवस्था के केंद्र में नहीं है। दंड शक्ति आवश्यक है राज्य के लिए, लेकिन वो व्यवस्था के केंद्र में नहीं है। व्यवस्था के केंद्र में राष्ट्र पुरुषों का जो तेज है वो है। तो ये एक प्रश्न है। तो इसलिए स्वराज, और स्वराज में क्या है? सार्वलेकर जी कहते हैं कि आपने अधिकार, राज्य पर मेरा अधिकार है, राज्य मेरे अधिकार में है, इस पे ज्यादा बल आ जाता है स्वराज शब्द में। मेरा राज्य है, हमारा राज्य है। सत्ता का अहंकार आएगा, सत्ता के दुरुपयोग की संभावना पैदा होगी, गुटबंदी पैदा होगी। ये मेरे साथ है, ये मेरे खिलाफ है, इनका भला करना है, इनका भला नहीं करना है, इनका पोषण करना है, इनका शोषण करना है, इनको संरक्षण देना है, इनको धमकाना है। तो स्वराज में राज सत्ता के प्रयोग पर ज्यादा बल है। राज सत्ता के प्रयोग की जो प्रीकंडीशन है आत्मशुद्धि, उस पर बल नहीं है। तो भारत का जो आदर्श है वो वैसे तो दोनों है, लेकिन दोनों में प्रधानता स्वराज्य की है। सही अर्थ में स्वराज वो है जो कि स्वराज्य। जब तिलक ने शब्द का प्रयोग किया था तो इसी अर्थ में प्रयोग किया था। तो इसलिए दूसरी बात यह है, अब इस स्वराज्य की अगर हम तुलना आधुनिक राज्य से करें तो क्या हम पाते हैं? स्वराज्य के एक, उन्होंने ऋग्वेद को उद्धृत किया है, अथर्ववेद के भी एक मंत्र को उद्धृत किया है, वो यहाँ पर मैं नहीं कहूँगा, लेकिन उन्होंने इसके आधार पर जो निष्कर्ष निकाला है वो ये है कि एक वैदिक राज्य में, जो वैदिक राज्य शासन है, उसमें जो राष्ट्र पुरुष हैं, यानी जो संचालक है राज्य के, जिनके ऊपर राज्य के संचालन का दायित्व है, वे व्यापक दृष्टि वाले होंगे, किसी भी प्रकार की संकीर्णता से रहित होंगे। जब आत्मशुद्धि हो जाती है तो भ्रष्ट व्यक्ति हर प्रकार की संकीर्णता से, क्षुद्रता से मुक्त हो जाता है, अपना पराया कुछ नहीं रहता। फिर मित्र भाव से संपन्न होंगे, सभी उनके मित्र हैं, ज्ञानी होंगे,
उनको तत्व ज्ञान है, इसलिए राज्य की नीतियों का जो तात्विक, केवल वो इकोनॉमिक पॉलिसी को नहीं जानते, इकोनॉमिक पॉलिसी का दर्शन क्या है इसको भी जानते हैं, एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं। इसलिए वहां पर तत्व ज्ञान है, और जब तत्व ज्ञान हो जाता है तो जीवन के, लौकिक जीवन के सारे पक्ष स्पष्ट हो जाते हैं कि हम अपनी प्रजा का कल्याण कैसे कर सकते हैं विभिन्न क्षेत्रों में। और आत्मसंयम शासक वर्ग का एक सबसे आवश्यक गुण है कि अगर उसको प्रजा को अनुशासित करना है तो सबसे पहले वो स्वयं अनुशासन में रहे, है ना। युग प्रवर्तको राजा, राजा युग प्रवर्तक होता है। राजा के आचरण से प्रजा का आचरण निर्धारित होता है, राजा की श्रेष्ठता से प्रजा धीरे धीरे स्वतः श्रेष्ठ आचरण करने लगती है, और राजा की क्षुद्रता से प्रजा में क्षुद्रता और पापाचार व्याप्त हो जाता है। इसलिए शासक के लिए आत्मसंयम का गुण बहुत आवश्यक माना गया। आज के राज्यों का क्या हाल है कि आप 18 साल के हो जाएं, 20 साल के हो जाएं, 21 साल के हो जाएं, आपको सर्वगुण संपन्न मान लिया गया और आपको अधिकार दे दिया गया, राजनीतिक अधिकार दे दिया गया। और इसलिए सज्जन हो या दुर्जन हो, विद्वान हो या मूर्ख हो, त्यागी हो या भोगी हो, श्रेष्ठ हो या अश्रेष्ठ हो, सबको समान अधिकार प्राप्त है। ऐसी स्थिति में आप स्वयं निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि राज्य का स्वरूप कैसा हो और कैसा है। ये सारे संसार के राज्यों पर दृष्टिपात करें तो उसमें कुछ समझने में दिक्कत भी नहीं, लेकिन भारत भूमि में भी वैसा ही हो, ये दुर्भाग्य की बात है। हम कहते तो हैं कि हम विश्व गुरु हैं, लेकिन हम तो उनको नकल करने में लगे हैं। कहां गुरु की तरह आप व्यवहार कर रहे हैं? आप विश्व को मार्गदर्शन कहां दे रहे हैं? आप तो अनुसरण करने में लगे हैं, गतानुगतिक बनने में लगे हैं। जो पश्चिम से प्रकाश आता है उसी प्रकाश को ज्ञान कहते हैं, उसी नीति को सद्नीति कहते हैं। सारे पैरामीटर्स आपके वहीं से आते हैं। तो विश्व गुरु आप मतलब किस आधार पर अपने को कह सकते हैं? गुरु का आचरण कैसा होना चाहिए? गुरु मार्ग दिखाता है, नकल नहीं करता। तो इसलिए अब अंत में जो राज्य धर्म पर अधिष्ठित होगा, जिसको वासुदेव शरण अग्रवाल, जो कि बहुत बड़े विद्वान हुए और हिंदी के बहुत बड़े साहित्यकार हुए, जिनके अंदर भारत की एक सम्यक दृष्टि हमें प्राप्त होती है, उन्होंने कहा कि जो धर्माधिष्ठित राज्य होगा, न वहां राज्य प्राखर्य होगा, न वहां प्रजा प्राखर्य होगा, जो आजकल की सबसे बड़ी समस्या है। या तो राज्य बहुत शक्तिशाली हो गया और प्रजा की स्थिति दयनीय होती जा रही है, और या फिर प्रजा इतनी बेकाबू हो गई है कि राज्य लाचार है। तो ना राज्य की प्रखरता अच्छा है, ना प्रजा की प्रखरता अच्छी बात है। मर्यादा में तो सबको रहना पड़ेगा, अगर राज्य का सुचारू संचालन करना पड़ेगा। राज्य प्राखर्य से राज्य शक्ति का दुरुपयोग होता है, और दुरुपयोग से समाज की समस्याएं बढ़ती चली जाती हैं। आप पक्षपात करेंगे, भेदभाव करेंगे राजशक्ति के प्रयोग में, आप अपने पराये का हिसाब किताब हर बात में करेंगे, तो समाज संभलेगा नहीं, आपकी सामर्थ्य से बाहर हो जाएगा। ऐसे समाज को शासक कभी नहीं संभाल सकते। और अगर प्रजा प्राखर्य होगा तो पॉपुलिज्म जिसको कहते हैं, प्रजा को खुश कैसे किया जाए। हमारे यहाँ राजा का काम सबसे बड़ा माना गया, प्रजा को धर्म में प्रवृत्त किया जाए। आजकल के शासन का लक्ष्य प्रजा को कैसे खुश किया जाए, जिससे अगले चुनाव में हमको वोट दे दिया जाए।
पॉपुलिज्म, अपीजमेंट, ये होता है प्रजा प्रखरता का परिणाम। लेकिन जब धर्म की प्रखरता होती है तो ना राज्य प्राखर्य संभव है ना प्रजा प्राखर्य संभव। इसलिए धर्माधिष्ठित राजनीति ही सम्यक राजनीति है। आपने अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।